दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा मारवा बार बार इधर उधर घूम रही थी। ये देखकर दादी माँ कहती है, आशा क्या तुमने यहाँ ऐसे चक्कर लगाने की अनिका का कुछ पता चल जाएगा तो शायद ये गलत है। लेकिन रोहित भी अब अपना फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये बात बहुत बड़ी चिंता की बात है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे ही घूमती रही तो तुम्हारे घुटनों में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम भी फिर ऐसे ही बैठ रही रहना। अब मेरी बात मानो और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ, हम कुछ और सोचते हैं या फिर थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, रोहित का खुद ही कॉल आ जाएगा। दादी माँ की ये बातें सुनकर आशा मारवा की हालत को देखते हुए उसे बैठने के इशारा करती है, क्योंकि बैठने के लिए कह रही है। लेकिन आशा मारवा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आशा मारवा को तो दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। अब उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह कुछ मिनटों में काफ़ी कुछ सोच विचार कर चुकी थी। आशा मारवा को देखते हुए अब दादी माँ फिर से कहती है, आशा मैं कह रही हूँ ना, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तभी आशा मारवा कहती है, लेकिन माँ जी कैसे कैसे बैठ जाऊँ मैं, क्योंकि घर में ना तो अब रोहित है और नहीं अनिका। दोनों ही बच्चे बाहर हैं और दोनों की कोई भी खबर नहीं है। ऐसे में मैं कैसे आराम से बैठ सकती हूँ अनिका, क्योंकि घर में किसी को भी कुछ भी बात का बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ना तो अनिका ने बताया और नहीं रोहित ने। ऐसे में फिर हम आराम से कैसे बैठ सकते हैं। ऐसे टेंशन भरी भावों और सवरों को सुनकर दादी माँ भी काफ़ी परेशान थी, लेकिन अपनी परेशानी आशा मारवा के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी। आशा मारवा बच्चों से बार बार बात करने के लिए रोहित और अनिका के कमरे में चली जाती है। अब आशा मारवा उनके कमरे में पहुँचती है तो बच्चे आराम से अपने काम में लगे हुए थे। वह दरवाजे तक देखती है और खोल कर वापस आ जाती है। और क्योंकि रोहित और अनिका तो थे नहीं, लेकिन बच्चों को उनके बारे में ना ही पता लगे तो सही होगा, क्योंकि बिना बात में बच्चे पता नहीं किस तरह की परेशानी उनके सामने पैदा हो जाएगी और वो आशा और दादी माँ से पूछेंगे तो दादी माँ और आशा के पास उनका आंसर ही नहीं होगा। कि कुछ टाइम पहले जब रिया ने अनिका के बारे में पूछा तो आशा मारवा ने उसे बताया था कि तुम्हारी मम्मा अभी सो रही है, इसलिए तभी उन्हें परेशान करने के लिए उसके रूम में कोई नहीं जाएगा। ये बात अपने दोनों भाइयों को बता देना। अब रिया ने हामी भर के वापस अपने रूम में चली जाती है और आशा मारवा भी काफ़ी परेशान हो रही थी, क्योंकि रिया को भी ये बात बोले कम से कम 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। पता नहीं रिया अब की बार मुझसे पूछेगी तो मैं कैसा आंसर दूंगी और क्या रिएक्ट करूंगी। ये सब सोच कर उसके माथे से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। आशा बड़ी ही हैरानते हुए आराम से सोच में डूब जाती है। तभी दादी माँ को भी उनकी फिक्र थी। भले ही दादी माँ अनिका की फिक्र सभी के सामने जाहिर नहीं करती थी, लेकिन दादी माँ को भी उतनी ही फिक्र थी जितनी की आशा मारवा को। लेकिन आशा मारवा इस बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि भले ही अनिका उसके बेटे की बहू थी, लेकिन एक उसकी अच्छी एक दोस्त भी थी। क्योंकि भले ही वह बाद में रोहित की वाइफ बनी हो, यानी उसके बेटे की बहू बनी हो, लेकिन उससे पहले वह उसकी एक प्यारी सी और अच्छी सी दोस्त बन चुकी थी। अब आशा मारवा अनिका को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। अब रोहित की बात सुनकर और दादी माँ ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हो रही थी, काफ़ी उत्सुक भी हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था। तभी आशा मारवा के फ़ोन में एक बेल बजती है। तभी आशा मारवा वो फ़ोन को उठाती है और फ़ोन पर बात करती है, तो दूसरी तरफ से और कोई नहीं बल्कि ये प्रीति ही थी। प्रीति उन्हें आशा मारवा को सारी बातें बता देती है, क्योंकि प्रीति को भी पता चल चुका था कि अनिका वहाँ पर नहीं है। तो इसलिए प्रीति बताती है कि राजलक्ष्मी को लेबर पेन हुआ है, तो इस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया हुआ है। अगर आप चाहो तो आ सकती हो। इतनी बात सुनने के बाद अब जल्दी से प्रीति अपना फ़ोन कट करके अपनी पॉकेट में डालकर वापस वहीं पर चली जाती है। तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी सभी आ चुके थे और जल्दी से राजलक्ष्मी को भी उस स्पेशल रूम के अंदर आराम से शिफ्ट कर दिया गया था। उसके साथ ही नंदिनी और श्रेया भी थी, क्योंकि उसे 2 बेबी होने वाले थे, तो उसकी देखरेख के लिए 2 और लेडीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए दोनों ही आ गए थे। बच्चों को करण ने आराम से अपने पास ही रख लिया था, ताकि बच्चे आराम से किसी तरह की कोई परेशानी बच्चों को भी नहीं हो और खुद श्रेया को भी ना हो, क्योंकि आशा मारवा को इन सब बारे में ना किसी के बताए भी पता इसलिए चल चुका था, क्योंकि जब रोहित मारवा इधर से निकल रहा था, अनिका से रात को बातें कर रहा था। अनिका जब यहाँ से गई थी
तो शायद रोहित भी काफ़ी कंफ्यूज था और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ से कोई बता भी रहा था कि सर ऐसे ऐसे हो चुका है। तो ये बातें सुनकर रोहित भी काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि 2 दिन से अनिका यहाँ नहीं थी, क्योंकि कई बार आशा मारवा अपनी तसल्ली के लिए उसके रूम से इधर से उधर गुजरी, लेकिन उसे अनिका कहीं भी नहीं दिखाई। अब सुबह होने के बाद तो सब चीज़ें उसके सामने ही आ चुकी थी। अब आशा मारवा को पता चल चुका था कि अनिका शायद गायब हो चुकी है। उसके दिमाग में ढेरों सवाल आ रहे थे। एक तो अनिका पहले से ही गायब हो चुकी थी, ऊपर से अब रोहित भी हड़बड़ी में पता नहीं कहाँ निकल गया था, और ऊपर से क्या पता वो उसी को ढूंढने के लिए गया हो। ये सब सोच सोचकर आशा मारवा काफ़ी परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने दादी माँ को जो प्रीति से बात हुई वो सारी बातें बता देती है। तभी दादी माँ भी कहती है कि हमें लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुसीबत में एक गुलेरिया परिवार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है, तो हमें भी उनके साथ के लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा, क्योंकि राजलक्ष्मी के पास हमारा बड़े व्यक्तियों का होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इतनी बात कहकर जल्दी से दादी माँ लीला को कहती है कि लीला हमारे जाने का इंतजाम किया जाए। लीला हाँ में सिर हिलाती है, वहाँ से चली जाती है। तो दादी माँ और आशा मारवा दोनों ही आपस में बातें करने दोनों ही चुप हो जाती हैं। अब आशा मारवा दादी माँ से कहती है, दादी माँ अब हम क्या कर सकते हैं? क्या आपको कोई दिमाग है या कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है? अब दादी माँ आशा मारवा की तरफ देखते हुए कहती है, आशा लेकिन मुझे लगता है कि जब हम रोहित नहीं आ जाता तब तक हमें इस बारे में इस बात को गोपनीयता से रखना चाहिए, या ये कहा जाए कि हमें गुलेरिया परिवार को भी इस बारे में ना पता लगे तो ठीक होगा। लेकिन तभी आशा कहती है कि माँ जी हो सकता है कि इस बारे में गुलेरिया परिवार को कुछ पता हो, या हमें उन्हें एक बार कॉल करके पता कर लेना चाहिए। तभी दादी माँ उसको आशा मारवा को रोकते हुए कहती है, नहीं आशा, हम ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। गुलेरिया परिवार को भी इसके बारे में कुछ पता चले या ना चले, अगर हम उनसे कुछ पूछेंगे तो शायद इस बारे में पता चल जाए और फिर हमारे सामने बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। आशा मारवा को दादी माँ की बात को बिल्कुल सही सहमति जताती है और कहती है, हाँ माँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं भी अपनी घबराहट भूल कर अब दोबारा हमें हॉस्पिटल के लिए चलना चाहिए। अब दादी माँ कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर वे लोग वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे वे गाड़ी में बैठते हैं वैसे ही सनी आगे से आता हुआ दिखाई देता है। तभी वो पूछता है कि दादी माँ और कहाँ जा रहे हो? तभी आशा मारवा कहती है, कहीं नहीं, हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। तभी वो कहता है कि क्या मैं आप लोगों के साथ चलूँ? क्या ऐसी वैसी कोई बात है? क्या आप ठीक हो दादी माँ? ऐसे क्वेश्चन करने लग जाता है। तभी आशा मारवा कहती है, दादी माँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजलक्ष्मी को डिलीवरी होने वाली है, तो हम इसलिए ही हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। अब सनी अपने आप को शांत कर लेता है, फिर कहता है कि घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। तभी आशा मारवा कहती है कि पता नहीं, वो तो वहाँ पर जाने के बाद ही पता लगेगा। तभी सनी कहता है कि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो ना हो तो मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। तभी दादी माँ कहती है कि नहीं, तुम रहने दो, तुम घर पर ही रहो, बच्चों के साथ बच्चों के रूम में जाकर आराम से बैठ जाओ और उनका साथ दो। अब इतना बात सुनने के बाद सनी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दादी माँ के साथ आगे कुछ बात करे। वो है आराम से अंदर की तरफ चला जाता है। तो दादी माँ और केयर टेकर लीला और आशा मारवा गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती हैं। अब आशा मारवा आराम से गाड़ी में बैठ जाती है और बार बार ही रोहित को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है। कभी वह रोहित का फ़ोन ट्राई करती, कभी वह अनिका का फ़ोन ट्राई करती, तो कभी वह भूमि का फ़ोन ट्राई करती। ऐसे करते करते कब वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं खुद उन्हें भी नहीं पता चलता। दूसरी तरफ अनिका और अनिका की पूरी टीम उन गुंडों पर हैवी होने की पूरी कोशिश कर रही थी, और लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि अनिका की टीम के पास हथियारों की बहुत कमी थी। लेकिन फिर भी वह जी जान से उनके साथ लड़ने और फाइट करने का पूरा मुकाबला कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वे गुंडे उन पर भारी पड़ते जा रहे थे, क्योंकि उन गुंडों के पास ज्यादा संख्या में हथियार थे। एक तो वे गुंडे संख्या में भी स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम से बहुत ज्यादा थे, दूसरा उनके पास हथियारों की कोई भी कमी नहीं थी। पूरी स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर घायल हो चुकी थी। किसी को कहीं चोट लगी थी तो किसी को कहीं चोट लगी थी, क्योंकि उनके पास एक से एक लेटेस्ट हथियार थे। हालांकि यहाँ पर पूरी टीम अच्छे से पहले ही ट्रेंड किया जा सकता है और ट्रेंड भी थी। वे अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, लेकिन हथियारों के बिना अब ये सेफ्टी किसी काम की नहीं थी, इसलिए उनका घायल होना लाजमी था।
उनसे लड़ाई करने के बाद दोनों तरफ से लड़ाइयाँ चलती जा रही थी। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग अपने हथियारों के रिस्क पर लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास तो हथियार ही नहीं थे। वे गुंडे एक के बाद एक उनके पास हथियारों से हमला करते जा रहे थे। अब एक टाइम ऐसा भी आया, गुंडों ने स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम पर पूरी तरह से वे लोग अब हैवी हो गए थे। उनमें से एक गुंडा जैसे ही भूमिका पर एक रोड से वार करने वाला ही था कि तभी एक हाथ पर रोड को पकड़ लेता है और एक तीसरा हाथ और किसी नहीं बल्कि अनिका का ही था, क्योंकि अनिका की सुनने की क्षमता ज़्यादा ही थी। अनिका का लड़ाई करते हुए जब वो जैसे ही अपने कदम भूमिका की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे ही अनिका उधर कुचल कर उसके पास आ जाती है और पीछे से ही उस व्यक्ति का वार को रोक लेती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर अपनी टीम के मेंबर को भी जान और उनकी जान पर रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब जिस गुंडे ने लड़ाई स्टार्ट की थी, जो लड़ रहा था भूमि के साथ, उसे जल्द से एक मुक्का दिया और वह धड़ाम से नीचे की तरफ जाकर लुढ़क कर गिर गया। भूमिका के ऊपर रोड लगाने का बस वह गुंडा मार ही देता अगर अनिका में थोड़ा सा भी पकड़ने में चूक हो जाती, या ये कहा जाए शायद भूमिका इस वार से शायद बच भी नहीं पाती। अब अनिका के दिमाग में आ चुका था कि वह सबसे पहले अपनी टीम को सेफ्टी देगी, उसके बाद ही आगे की तरफ बढ़ेगी। अब अनिका आराम से अपने दोनों पैरों पर जल्दी से खड़ी हो जाती है। वह दोबारा उस व्यक्ति की तरफ हमला कर देती है। लगभग 100 से भी ज़्यादा गुंडे थे, लेकिन उन सब से निपटना अब अनिका के लिए ऐसा था जैसे 100 बार हाथों पैरों को हिलाना। अनिका का हर एक मूव इतना सेफ्टी भरा था जो कि उन गुंडों को कहानी पहुंचाए और अनिका को कुछ भी ना हो। उसके वार का बार कोई उठा ही नहीं पा रहा था। वह मुंह इतना ज्यादा कर रही थी और ताकि अगर जिसको भी उसके हाथ या पैर का कोई भी उसके आगे आता तो शायद उसे पानी मांगना भी उसके लिए गवाया। वार पे वार करती जा रही थी, इतना भयानक। अब मयूर भी इस जंगल तक पहुंच चुका था। रोहित से पहले ही आ चुका था, क्योंकि वह उससे पहले जो निकला था अनिका और अनिका की टीम, मयूर अनिका और उसकी टीम को यहाँ पर ढूंढता ढूंढता पहुंच चुका था। मयूर को रोहित ने अनिका की लोकेशन के बारे में बता दिया था। अनिका इसी जगह के आसपास के ही कहीं है। मयूर, रोहित और दोनों ही आपस में एक दूसरे को अपडेट देते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे जब से उसे स्वाति ने बताया था, लेकिन अभी तक मयूर गुलेरिया को अनिका का कोई भी सुराग नहीं मिला था। मयूर के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मयूर को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर वह कैसे अनिका को ढूंढ सकता है। मयूर को एक आदमी दिखता है, वह आदमी वहीं यह और कोई नहीं बल्कि वह वोट चलाने वाला व्यक्ति था जो अनिका और उसकी टीम को यहाँ तक लेकर आया था। अब उस आदमी को देखकर मयूर गुलेरिया को एक थोड़ी सी आस भरी नज़र से उसे देखता है। अब मयूर गुलेरिया उसके पास जाता है और वह उसे अनिका और उसके साथियों के बारे में पूछने की कोशिश करता है। जब मयूर ने उस वोट चालक से अनिका और उसके साथियों के बारे में पूछा तो वह वोट चालक ने सारी बातें मयूर गुलेरिया को बता दी कि किस की मदद से वो जंगल में यहाँ तक आए और वो सब जो उनके साथ हादसा हुआ, उन्हें वे लोग मुझे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले गए। उन्हें मुझे बोला कि मैं यहीं पर उनका इंतजार करूं, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया है। उन लोगों को लेकर मुझे भी चिंता होती जा रही है, लेकिन मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ। अब मयूर गुलेरिया वहाँ पर उसकी परेशानी को अच्छे से समझ पा रहे थे, इसलिए अब वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग आ गए हैं, हम उन्हें देख लेंगे, आप यहीं पर उनका वेट करो। वोट चालक ये सब सुनकर अनिका और उसकी बाकी की टीम जो कि जंगल में गई थी उनका इंतजार करने के लिए खड़ा हो जाता है। अनिका के बारे में सब सुनकर अब मयूर और उसकी सिक्योरिटी गार्ड अब जंगल के अंदर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मयूर यहाँ पर अपनी टीम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है ताकि जंगल के चारों तरफ सैनिकों और उसके साथियों को ढूंढ सके, क्योंकि जंगल बहुत ही बड़ा था। ऐसे में उनको ऐसे यहाँ पर एक दूसरा अकेले अगर ढूंढते हैं तो शायद बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसने अपनी टीम को गुटों में बांट दिया था। मयूर के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था, इसलिए मयूर ने अपनी टीम के 4 हिस्सों में बांटकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। अगर किसी को सबसे पहले अनिका के बारे में कोई भी अपडेट मिलती है तो वह किसी भी तरीके से अनिका की हेल्प कर सकता है। यहाँ
तो दूसरी तरफ राजलक्ष्मी को अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। एक बड़ी डॉक्टर आकर राजलक्ष्मी का चेकअप करती है तो राजलक्ष्मी का अच्छे से एग्जाम करने के बाद अब उस डॉक्टर ने के चेहरे पर चिंता की लकीरें बार बार देखी जा सकती थी, जिससे समझना और आकाश जल्दी से उस डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर ने पूछता है, डॉक्टर क्या कंडीशन है राजलक्ष्मी की? तभी डॉक्टर कुछ देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर से सस्पेंस भरी आंखों से उसी की तरफ देखने लग जाती है। डॉक्टर का इशारा आकाश गुलेरिया समझ नहीं पा रहा था। हाँ, तभी डॉक्टर अपना मुंह खोलती है। हाँ मिस्टर गुलेरिया एक्सक्यूज करके कुछ बोलना स्टार्ट करती है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उसके लिए मुझे अच्छे से एग्जाम करना ज़रूरी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चा अभी यहाँ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से ले जाकर इसे अच्छे से एग्जाम करना पड़ेगा। अब आकाश गुलेरिया हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और काफ़ी परेशान भी होने लग जाता है। तभी साथ में वहाँ पर पीछे से करण गुलेरिया भी आ जाते हैं, जिसे कि घर पर थे लेकिन उनसे वहाँ पर रहा नहीं जाता, इसलिए वह अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वो भी उनके साथ ही अपने ड्राइवर को लेकर गाड़ी में बैठकर आ गए थे। ये बात सुनते ही अभी आकाश हड़बड़ा में कहता है, लेकिन डॉक्टर आप तो करना चाहती थी और क्या कहना चाहती थी अच्छे से बताओ। आप जल्द से जल्द इसे जो कुछ करना है वो करो, क्योंकि पूरी जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का वो आपके साथ है। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप बता सकती हो। ये सुनकर अब डॉक्टर भी हाँ में सिर हिला देती है। वह जल्द से जल्द अनिका के वार्ड में चली जाती है। जब डॉक्टर अनिका को एग्जाम करती थी तो डॉक्टर को अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि राजलक्ष्मी के सिम्टम उसे परेशान कर रहे थे। वहीं अब प्रीति भी वहीं थी और वह सारी तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है। जब राजलक्ष्मी के पास आई थी तो तब उसे राजलक्ष्मी के साथ ही थी। जब डॉक्टर ने उसको एग्जाम किया तब प्रीति पूछती है, डॉक्टर क्या परेशानी है, क्या मुझे बता सकती हो? तो डॉक्टर कहती है, आई थिंक हमें जल्द से जल्द ओटी को तैयार करना चाहिए, क्योंकि इनकी तबीयत मुझे कुछ ज़्यादा खराब लग रही है। यह एक नॉर्मल केस नहीं है। प्रीति यहाँ पर बिना किसी देरी के जल्द से जल्द सारी तैयारी करने में जुट जाती है। डॉक्टर वाला लिबास पहनकर जल्दी से रेडी हो जाती है। वहीं जब प्रीति वहां से वार्ड से निकलती है तभी आकाश गुलेरिया कहते हैं, प्रीति क्या हुआ, कुछ तो बताओ, कुछ तो समझाओ। तभी प्रीति कहती है, आकाश भैया आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हम कोशिश कर रही हैं, लेकिन जल्द ही आपको इसके बारे में खुशखबरी मिलने वाली है, बस इतना ही समझ लो। ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। यहाँ पर आकाश गुलेरिया को ये खौफ देने के बाद अब प्रीति भी अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और वहाँ पर अपना ड्रेसिंग कर लेती है। और इधर से अब राजलक्ष्मी की ओटी भी शिफ्ट कर दिया जाता है। राजलक्ष्मी अब यहाँ पर बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। एक तो मयूर को कॉल नहीं लग पा रही थी, तो दूसरा राजलक्ष्मी ने ना जाने कितने ही सपने देखे थे जब उसका बेबी इस दुनिया में आएगा। वह और मयूर उसके साथ कितना टाइम को अच्छे से स्पेंड करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला है। उसने न जाने क्या क्या सपने संजोए थे। हालांकि राजलक्ष्मी मयूर के काम को अच्छी तरह जानती थी कि अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से एक तो उसका लास्ट टाइम चल रहा था, ऊपर से उसने मयूर को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता ले ली थी। इसलिए राजलक्ष्मी का ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था और ऐसे में टाइम में प्रेग्नेंट वुमेन का परेशान होना चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए वहाँ पर डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा में नजर आते हुए दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी को जल्द से जल्द ओटी में शिफ्ट किया जाता है। अब सभी गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य अब ओटी के बाहर इंतजार करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बार बार आकाश फिर से मयूर गुलेरिया को ही फोन लगाते जा रहा था और काफ़ी कोशिश कर भी रहा था, लेकिन मयूर का फोन ऑफ था। वह काफ़ी व्यस्त भी था। अगर फ़ोन होता तो शायद मयूर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। उनके फ़ोन की बैटरी तो ख़त्म थी। मयूर यहाँ पर अपने काम में बिजी हो चुका था। आकाश बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन बार बार ऐसा ही कॉल लगने की कोशिश करते हुए भी वह अपने आप को काफ़ी गिल्ट महसूस कर रहा था कि आज उसकी बहन के साथ वो सब हुआ और उसके साथ उसका भाई यहाँ पर नहीं है, जिसकी अभी डिलीवरी होने वाली है, जिसकी वाइफ की। ऐसे में आकाश अपने आप को ही कुछ कुछ सोचने में डूब जाता है। तभी ओटी से एक डॉक्टर बाहर आई। अब मयूर जल्द से अपने फ़ोन को आकाश गुलेरिया ने अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लिया था।
जल्द से राजलक्ष्मी ऑपरेशन करना होगा क्योंकि बच्चे वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। इसलिए अब हमें जल्द से जल्द बच्चों को ऑपरेशन करके बाहर निकालना होगा। अब आकाश गुलेरिया कहता है डॉक्टर किसी भी बात का कोई भी। अब आकाश की बात सुनकर डॉक्टर आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकती हो, आप वैसा करो जैसा बच्चों और राजलक्ष्मी को कुछ ना हो। आकाश की बातें अब डॉक्टर कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। अब आकाश को यहाँ पर डॉक्टर के ऐसे एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि डॉक्टर अब आकाश गुलेरिया से फिर से कहती है क्या डॉक्टर आप कुछ छुपा रही हो, मुझसे कुछ बात छुपा रही हो तो बताओ। तभी पीछे से करण गुलेरिया आ जाते हैं। वो डॉक्टर करण गुलेरिया की तरफ देखते हुए कहते हैं देखिए आप लोगों को कुछ झूठी होप या फिर कुछ छुपा रहे हो तो आप मुझे हमें साफ साफ बता सकते हो क्योंकि कोई राज ना रहे। राजलक्ष्मी की मदद या फिर राजलक्ष्मी मदर बनने वाली है, उनके पेट में जो ट्विंस हैं उन्हें लेकर कोई भी आपके सामने समस्या तो आप हमारे सामने रख सकती हो, इसलिए यहाँ पर केस थोड़ा सा क्रिटिकल है। तभी डॉक्टर ने कहती है कि 2 बच्चे हैं, ऊपर से उसका बीपी हाई है, तो ऐसे में थोड़ी सी हमें सब कुछ मैनेज करने में काफ़ी देरी या फिर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बच्चे और माँ दोनों को सेफ करना है। तो ऐसे में हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है। अगर डॉक्टर अमृता होती तो शायद ये केस जल्दी और काफ़ी सेफली हो जाता। इतनी बात कहकर अब डॉक्टर ने चुप हो जाती है, लेकिन फिर उसके फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन थे अब आकाश से रहा नहीं जाता। वो कहता है कि आप जो बात है वो हमें सही सही बताओ। तभी डॉक्टर ने कहती है कि दरअसल बात कुछ ऐसे है क्योंकि ऐसी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है तो माँ बच्चे में से हम सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं, या तो हम दोनों बच्चों को बचा सकते हैं या फिर माँ को बचा सकते हैं। अब यह बात सुनकर तो करण और आकाश गुलेरिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ श्रेया और नंदिनी भी ये सब खबर सुनकर चौंक गई थी। एक तो मयूर का कॉल नहीं लग रहा था, ऊपर राजलक्ष्मी की ये सब कंडीशन के बारे में अब ऐसे में क्या सोचे, इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। इसलिए अब राजलक्ष्मी करण गुलेरिया को कहती है कि देखिए आपको तो कौन सी नहीं जानते कि मेरे बच्चे मेरे पति के लिए कितने खास हैं, या ये कहा जाए कि हम दोनों ही उसके लिए बहुत ही प्यारे हैं। ये डॉक्टर कहती है कि आपको जो कुछ चुनना है आप जल्दी बताओ क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आप जल्द से जल्द का रिसेप्शन पर जाकर उस फॉर्म को फिल कीजिए। उसके बाद ही हम ऑपरेशन की जो भी कंडीशन पूरी होने के बाद उसका आगे का काम करते हैं। करण गुलेरिया ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आकाश के इशारे का हाँक बढ़ते हैं। अब आकाश गुलेरिया कहते हैं ओके मैं जाकर सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता हूँ, डॉक्टर आप जाकर ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये सब कहने के बाद अब आकाश गुलेरिया वहाँ से रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि डॉक्टर फिर से ओटी वापस चली जाती है। अब ओटी में जाने के बाद क्योंकि आकाश गुलेरिया ने अपना कंफर्मेशन फॉर्म भर दिया था, इसलिए अब डॉक्टर फिर से वापस अंदर चली जाती है। अब डॉक्टर अंदर जाती है तो राजलक्ष्मी डॉक्टर से कहती है डॉक्टर क्या आपको क्या लगता है, क्या मेरे बच्चे ठीक हैं या नहीं, आपने मुझे यहाँ पर ओटी में क्यों शिफ्ट किया है। तभी डॉक्टर राजलक्ष्मी को अच्छे से समझाते हुए कहती है आपकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, आपका केस कुछ थोड़ा सा काफ़ी उलझा भरा है, इसलिए अभी आपका सी सेक्शन करना होगा। राजलक्ष्मी जबकि खुद एक डॉक्टर थी अब इससे ज़्यादा डॉक्टर से कुछ नहीं कहती क्योंकि राजलक्ष्मी तो ये सब बातें खुद अच्छे से समझ पा रही थी। राजलक्ष्मी यहाँ पर कुछ नहीं कहती। अब आखिर कोशिश कर सकते हो तुम जो आपको करनी है, जब तक आपके बच्चे इस दुनिया में आए तब तक मयूर गुलेरिया यहाँ पर पहुँच जाए। अब राजलक्ष्मी डॉक्टर से फिर से कहती है क्या हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ताकि मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है वो आ जाए। अब यहाँ पर डॉक्टर राजलक्ष्मी की परेशानी को अच्छे से समझते हुए कहती है एक पत्नी का उसके पति का ऐसे टाइम पर साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी कितनी ही उम्मीदें होती हैं। लेकिन अब डॉक्टर राजलक्ष्मी को आश्वासन देते हुए कहती है कि देखो आप खुद एक डॉक्टर हो, इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हारा सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल भी है, ऊपर से मैं इससे कुछ नहीं कह सकती। अगर हमने ज़्यादा वेट किया तो इसमें किसी को भी खतरा हो सकता है। पर यहाँ पर डॉक्टर की बात सुनकर अच्छे से समझ जाती हैं अब क्योंकि वह भी बेचारी क्या कर सकती थी, इसलिए वह ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ अब तक आकाश सारी फॉर्म फिल कर चुका था। अभी दूसरी तरफ
जंगल में अनिका की टीम उन गुंडों के बीच में लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ दोनों लड़ाई कुछ ज्यादा ही भयानक हो चुकी थी। अनिका हर एक बार इतना जानलेवा था कि कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे जमीन पर धराधर होकर जमीन पर गिर रहे थे। उनमें से किसी की जान जा चुकी थी तो कोई जिंदा ही था या फिर उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। वे व्यक्ति जिंदा होकर मरे हुए के समान ही थी जैसा था। अब वह अपनी जगह से खड़े होने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे। उन गुंडों को सबक सिखाने के लिए बाद अनिका अपने हथियारों को संभालने लग जाती है। तभी किसी ने अनिका के सिर पर निशाना बनाकर उस पर गोली चलाने की कोशिश की, क्योंकि इनमें से एक गुंडा जो अभी तक उठ तो नहीं पा रहा था, लेकिन वह पड़े पड़े ही अनिका का बदला लेने के लिए उस पर गोली को चला दे। और कोई नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने बाहर कौटिल्य पर हमला किया था, जिसकी बाहर कौटिल्य ने गन छीन ली, उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन उसमें अपने दूसरे साथी की गन को उठाकर अनिका के ऊपर गोली चला दी, क्योंकि अब तक उसको होश आ चुका था। जैसे ही उस गुंडे ने अनिका पर गोली चलाई, अनिका तेजी से नीचे की तरफ झुक गई। गोली जाकर एक दीवार पर लग गई। जितनी स्पीड गोली की थी उतनी ही स्पीड कहीं ना कहीं अनिका की उससे ज्यादा ही थी। जैसे ही वह गोली दीवार पर लगती है, वहां पर एक सुरंग खुल गई थी, क्योंकि वहां पर एक दरवाजा लगा हुआ था। गोली के प्रेशर से वह दरवाजा अब अपने आप ही खुल जाता है। अनिका ने तेजी से अब उस गुंडे की तरफ एक सुई फेंक दी जिसमें जहर लगा हुआ था। अनिका ने यहाँ पर तुरंत हथियारों को यूज करना स्टार्ट कर दिया। उसने दमयंती देवी से फाइट करने वाली औरतों से ये सुई और ये जहर की टेक्निक उनसे सीख ली थी, जो गर्दन में चुबाकर उनको मौत के घाट उतारा जा सकता था। उसके शरीर में सुई लगते ही वह व्यक्ति आराम से लुढ़क कर नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में पूरे में जहर फैल चुका था। वह कोई भी मूवमेंट करने में असमर्थ था। इसके बाद अनिका उस सुरंग की तरफ जाती है जो अभी अभी खुली हुई थी। जब वह उस सुरंग के अंदर जाती है तो अनिका देखती है कि सुरंग काफ़ी गहरी है और काफ़ी खोदी हुई है। इसी सुरंग के एक बेसमेंट में जाती है तो वहीं एक जगह तक अनिका को पहुंचना था। यहाँ पर शायद भगवान ने अनिका का साथ दिया था, क्योंकि वह एक अच्छे इंसान थी, इसलिए वह गोली वहां पर उस सुरंग के दरवाजे पर लगी। अगर अनिका ऐसे ढूंढने को चलती तो शायद उसे ये सुरंग कभी ना मिलती। अब सुरंग के अंदर आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है तो वह देखती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन अनिका को वहाँ से अब कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर अनिका के अंधेरे में ही उन आवाज़ों को पहचान कर उन आवाज़ों की तरफ जाने की कोशिश करती है। जैसे ही अनिका अब उन बेसमेंट में पहुँच जाती है, उसने देखा कि वहाँ पर कई बच्चे और बुजुर्ग बंदी बनाकर रखे गए थे जो वहाँ पर चिल्ला रहे थे। इन्हें देखकर एक पल के लिए अनिका भी बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि सुरंग के इतने अंधेरे में यहाँ पर इतने बच्चों और बुजुर्गों को ऊपर से शायद यहीं पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होंगे। अनिका अब सोचने लग जाती है शायद अब लोग वहीं होंगे। उसके बारे में उसे विवेक ने बताया था। ये यहाँ पर एक वायरस को बनाने का काम किया जा रहा है और इन्हें सफल बनाने के लिए उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। जितने भी डॉक्टर थे यहाँ लोग कोई नहीं, शायद उनके परिवार वाले ही हो सकते थे। अनिका अभी पहले से ही अनिका आगे की तरफ बढ़ती है और सोच से निकलती है। अब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अनिका को ये समझने में एक पल के लिए भी देर नहीं लगती कि बेसमेंट की हवा जहर गुलाई हुई है, क्योंकि अनिका यहाँ पर उसको अच्छे से स्मेल कर रही थी। दरअसल जब भी कोई भी बिना पासवर्ड के सुरंग के दरवाजे खोलेगा तो बेसमेंट से आने के अंदर अगर कोशिश करता है तो शायद वो जो पाइप या फिर जहरीली गैस है वो इसकी हवा में मिल जाएगी और जिससे कि वह व्यक्ति वहीं पर गिर जाएगा। इसे वहां पर सभी मौजूद व्यक्तियों की मौत हो जाएगी। अनिका को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। अब अनिका समझ जाती है कि शायद यही यहाँ पर जहरीली गैस फैला रही हैं, इसलिए अब अनिका को जल्द से यहाँ से निकलना होगा और इन सब लोगों को बचाना होगा। अनिका अब उस रंग के अंदर पहुँच चुकी थी। अनिका वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बहुत बच्चे और बुजुर्ग पहले से ही कैद थे। अनिका बच्चों और बुजुर्गों को बाहर लाने की कोशिश करती है और उसने अपने अब तक की उसकी टीम के मेंबर धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। अनिका के पीछे आ चुके थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है और या फिर यह कहा जाए कि जहरनुमा कोई गैस है। अनिका जब देखती है कि उसकी टीम मेंबर्स उसके साथ आ रही हैं तो वह पीछे देखकर
अब उन्हें पहले से भी मना कर देती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर समझ चुकी थी यहाँ पर हवा में जहरीली गैस घुली हुई है। अपनी टीम को कोई भी हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपनी टीम को सिर्फ कुछ ही बच्चों को अकेले ही बाहर निकाल पाई थी। अभी अनिका को सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है। हालांकि यहाँ पर अनिका ने जब देखा कि यहाँ पर गैस लीक होने लगी है, अब अनिका ने वहाँ पर पड़े किसी कपड़े को अपने नाक पर टाइट करके बांध लिया था, लेकिन वो गैस इतनी जहरीली थी कि उस कपड़े का भी रोक नहीं पा रहा था। उसके अंदर से भी वो गैस अनिका की नाक से होते हुए उसके खून में बहने लग गई थी, क्योंकि जहर धीरे धीरे अनिका के शरीर में असर करता जा रहा था। अब अनिका कोशिश करती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांस रोक ले, क्योंकि अनिका जितनी ज़्यादा बार बार सांस लेगी तो इतनी ही ज़्यादा उसकी सांस में ये जहरीली गैस घुल जाएगी। इसलिए अनिका जितना कम हो सके उतना ही अपने सांस का प्रयोग कर रही थी, लेकिन ज़्यादा देर तक अनिका अपनी सांस तो नहीं रोक सकती थी, क्योंकि एक तो अनिका वहाँ पर अकेली थी, ऊपर से ये अंधेरा था, और तीसरा उन्हें इन सभी को यहाँ पर से रिहा करना था। अनिका फिजिकल वर्क भी अच्छा से कर रही थी। उसका सांस लेना बहुत ही जरूरी हो गया था। ज़्यादा देर तक अब सांस नहीं रोक पा रही थी। वह एक लंबी गहरी सांस लेती है। दूसरी तरफ जहाँ मयूर अब तक जंगल में अनिका को ढूंढते ढूंढते उसकी तरफ ही बढ़ चुका था, तो दूसरी तभी एक टीम ने कॉल किया कि उसके एक टीम गार्ड को कॉल आया कि अभी मयूर गुलेरिया के साथ अभी वह दूसरी टीम से मयूर गुलेरिया डिवाइस पर उसे कॉल करता है। मयूर गुलेरिया इंफॉर्मेशन देता है कि हमें अनिका मैडम का पता चल चुका है। वह सारे उसी दिशा की तरफ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर मयूर आकर देखता है अनिका एक सुरंग के बंद थी। अब यानी वह आराम से वहाँ की तरफ कदम बढ़ाता, जैसे जैसे बढ़ाता है वैसे वैसे गुंडे उसके पैरों के नीचे ही जख्मी पड़े हुए थे, या ये कहा जाए वो जिंदा थे लेकिन मर्द के समान थे। फिर वह अपनी पूरी यानी कि अनिका की पूरी टीम से मिलता है। फिर वो उन सभी से पूछता है कि अनिका कहाँ है। वह सभी उस सुरंग की तरफ इशारा कर देते हैं। मयूर गुलेरिया भी अपने कदम उस सुरंग की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि ना जाने ना सोचे समझे वह आगे की तरफ कदम बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अनिका को बचाने के उस रंग में अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। सुरंग के अंदर मयूर को देख लिया था। मयूर को देखकर अनिका के मन में भी एक डर हो गया था, कहीं मयूर अगर नीचे आ गया तो ना जाने मयूर को ये गैस अपनी चपेट में ले लेगी। यहाँ पर अनिका नहीं चाहती थी कि अपने भाई को यहाँ पर कोई भी बलिदान देने के लिए उसे आया हो या फिर वो बलिदान दे। अनिका मयूर गुलेरिया को भी मना कर देती है, किसी को यहाँ पर अंदर नहीं आने देती। नीचे से कहती है कि भाई तुम बाहर ही रहो, क्योंकि मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, तो इसलिए मैं जल्द से जल्द बच्चों और बूढ़ों को यहाँ से रिहा कर जल्दी से बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ। मयूर गुलेरिया और उसकी सभी टीम के गार्ड्स सब वहाँ पर बुजुर्ग और बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अनिका के लिए अब वहाँ पर नीचे सुरंग के सांस ले पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक पल ऐसा आया जब अनिका के आंखें सामने से अब अंधेरा छाने लग जाता है, क्योंकि अब अनिका ज़्यादा वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती थी। लेकिन अनिका ने जैसे तैसे करके आखिर बच्चों को भी बाहर की तरफ भेज दिया गया हो, और बाहर जितनी भी टीम मेंबर्स थे उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकाल रहे थे। लेकिन जब अनिका की आंखों के सामने अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, जब अनिका वहां से निकलने की कोशिश करने लग जाती है, क्योंकि बूढ़े और बच्चे तो बाहर की तरफ आ चुके थे, लेकिन अनिका एकदम से पैर लड़खड़ा जाता है, क्योंकि अभी उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी गैस प्रवेश कर चुकी थी। उसने अब अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब अनिका आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती है। अनिका एकदम से वहीं जमीन पर लुढ़क कर गिर जाती है, मानो अनिका के दिल और धड़कन बंद हो चुकी हैं। एक पल से तो जब अनिका जमीन पर गिरी हुई थी, अनिका की आंखों के सामने उसके बच्चों की तस्वीरें, रोहित की तस्वीरें, उसकी पूरी फैमिली की तस्वीरें एक एक करके उसके सामने आती जा रही थी। अनिका की आंखों में पानी बहने लग जाता है। इसी वक्त एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण सुरंग के दरवाजे एक बड़ा सा पत्थर गिर गया, जिसके कारण से अब सुरंग का मुंह भी बंद हो चुका था। अब उसको खोल पाना भी नामुमकिन था। क्या यहाँ अनिका फंस चुकी थी इस सुरंग के अंदर? तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी सभी के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी, क्योंकि राजलक्ष्मी को अभी तक इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब राजलक्ष्मी की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। हॉस्पिटल में भी सभी दादी माँ और आशा मारवा भी अब पहुँच चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर दादी माँ और आशा मारवा अच्छे से जानती थी कि अनिका की एब्सेंट ना तो यहाँ पर हॉस्पिटल में रोहित आने वाला है और नहीं अनिका, इसलिए उन दोनों की कमी को पूरा करने के लिए दोनों ही आई थी। वो बाहर पूछने लग जाती है कि राजलक्ष्मी कहाँ है, तो तभी उन्हें नंदिनी और श्रेया दोनों उनके पैर छूती हैं। उसके बाद उन्हें सारी बातें बता देती हैं।
अब श्रेया कहती है कि 2 घंटे हो गए माँ जी, अभी राजलक्ष्मी को अंदर गई हुई, लेकिन डॉक्टरों की कोई भी जवाब अब अंदर से बाहर नहीं आया है। यहाँ पर सभी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। बीच बीच में यहाँ पर राजलक्ष्मी का वार्ड दरवाजा खुलता है और उसमें से नर्स कुछ लेने के लिए बाहर की तरफ आती, लेकिन वापस अंदर चली जाती। जब वह उसे पूछने की कोशिश करते हो तो वह कुछ नहीं कहती। यहाँ पर परिवार पर जो बीत रही थी वो शायद मयूर के साथ जो कुछ हो रहा था उसके साथ साथ परिवार पर भी आज ऐसा तूफान आया हुआ था कि वह मयूर की अमानत को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सब कुछ उनके हाथ से ही परे था। जो कुछ होना था वो तो होना ही था, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। कुछ टाइम बाद फिर एक नर्स बाहर की तरफ आती है। तभी नंदिनी और श्रेया और दादी माँ सभी उसके पास आ जाती हैं। उससे पूछती हैं राजलक्ष्मी की तबीयत कैसी है, क्या हुआ है, क्या कुछ ज़्यादा ही है, क्रिटिकल है। लेकिन वह नर्स सबके रोकने पर कुछ भी नहीं कहती। वह कहती है प्लीज़ हमें अपना काम करने दीजिए। अब नंदिनी और श्रेया भी नर्स से कई बार पूछने की कोशिश करती हैं लेकिन राजलक्ष्मी की हालत कैसी है, राजलक्ष्मी के दोनों बच्चे कैसे हैं, लेकिन इस बारे में नर्स से कुछ भी हर बार मना कर देती हैं। हर बार यही बात सुनकर दोनों आराम से थक जाती हैं और आराम से ही डेस्क पर बैठ जाती हैं। तभी श्रेया नंदिनी से कहती है राजलक्ष्मी की एक तो फर्स्ट डिलीवरी है, ऊपर से ट्विंस है, ऊपर से ऐसी सिचुएशन है, लेकिन मयूर भैया भी उसके साथ नहीं है। पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो रहा है, या फिर पता नहीं कैसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। अब पता नहीं बेचारी राजलक्ष्मी को कैसा फील हो रहा होगा। यहाँ पर राजलक्ष्मी की तबीयत को लेकर सभी गुलेरिया परिवार के मेंबर्स जहाँ परेशान थे, अब सभी की धड़कनें तेजी से चलना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो करण का तो जब से गुलेरिया परिवार से पता चला था कि अनिका पिछले दिनों से ही गायब है, तभी करण गुलेरिया को परेशान थे। लेकिन अब राजलक्ष्मी की ऐसी कंडीशन डॉक्टरों ने बताई है, तब से वो और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लग गई है, क्योंकि कुछ रात पहले ही तो उन्होंने अपने आप को शांत किया था, लेकिन वापस इन्हीं भाग दौड़ में वो कहीं गुम हो गए थे। अब करण गुलेरिया आराम से दरवाजे के बाहर काफी देर से खड़े थे, लेकिन आकाश उन्हें बैठने का इशारा कर रहे थे। कहते हैं कि पापा आप बीमार हो जाओगे, इसलिए आप आराम से बैठ जाओ, क्योंकि करण गुलेरिया जब से ओटीपी के अंदर राजलक्ष्मी गई थी तब से ही वह इर्द गिर्द दरवाजे के बाहर ही चक्कर काट रहे थे। करण गुलेरिया यहाँ पर डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। वह ओटी के बाहर ऐसे ही वेट करते रहे थे। एकदम से चक्कर आया तो वह गिनते हुए तो उनके पीछे से आकाश ने उन्हें पकड़ लिया। तो आकाश ने वहां पर जल्दी से करण गुलेरिया के पीछे से पकड़ते हुए उन्हें जाकर एक बेंच पर बैठा दिया। अब जल्दी से श्रेया और नंदिनी भी उनके पास आ जाती हैं और दादी माँ और आशा मारवा भी वहीं थी। तभी उनके लिए पानी का गिलास लेकर आती है, उन्हें पिलाती हैं और फिर उन्हें अच्छे से बैठाने की कोशिश करती हैं। अब करण गुलेरिया को आकाश सारा देकर उन्हें बैठाते हैं और कहते हैं पापा इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना एक साथ, हमें ऐसा टाइम हम सबको एक साथ मिलकर इस टाइम का मुकाबला या इस टाइम का सामना करना होगा। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, इस घर के सबसे बड़े आप ही हो, आपको ये सब देखना है और ये मुश्किल का समय हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए। हालांकि करण गुलेरिया यहाँ पर अच्छे से जानते थे कि यहाँ पर क्या आकाश गुलेरिया जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन करण गुलेरिया भी बस अब कोई भी बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि करण गुलेरिया जब से इस बारे में सोचने लग गए थे तब से उनका मन विचलित होया जा रहा था, या ये कहा जाए उनका अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं था। अच्छे बुरे का ख्याल उनके मन में बार बार आ रहा था। अच्छाई का टाइम तो कुछ टाइम के लिए आता, लेकिन बुराई का टाइम तो काफ़ी देर तक उनके दिल और दिमाग में चढ़कर बोलने लग जाता। उस बुरे टाइम को सोचकर वह भय से कांप गए थे। इस कारण से उन्हें चक्कर आ गया था। ऊपर से उनकी बेटी भी वहां पर फंसी चुकी है, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी, उस बारे में भी वह सोच कर घबरा गए थे। अब उनके निशाने, अब अनिका पता नहीं कब आएगी। अब आकाश करण गुलेरिया के समझाते हुए कहते हैं पापा प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहिए, आपकी मेडिसिन आपने ली है या नहीं। करण गुलेरिया अपनी पॉकेट की तरफ देख इशारा करते हैं। तभी आकाश गुलेरिया उस करण गुलेरिया की जेब से 2 गोलियां निकालते हुए उन्हें दे देते हैं। यहाँ वे गोलियां थी जो उनके दिमाग को जल्द से जल्द शांत करती थी। इसके अंदर जाते ही एक बार से फिर से मानो करण गुलेरिया ताजगी का महसूस करते थे। उनकी चिंता कुछ पल के लिए मानो दूर हो गई थी। वही जंगल के दूसरी तरफ उस घर में अनिका उस सुरंग में बेहोश पड़ चुकी थी। अनिका के सिर में लगातार खून बहा जा रहा था, क्योंकि जब वह विस्फोट हुआ तो कोई भी पत्थर का टुकड़ा आकर अनिका के सिर पर जाकर लग गया था। अनिका बेहोश हो गई थी। उसी टाइम सुरंग के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर
गिरा था तभी अनिका की आखिरी और लास्ट आंखें खुली थी। उसके बाद अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब अनिका की बॉडी में जहरीली गैस हद से ज़्यादा जा चुकी थी। अब ऊपर से अनिका के सिर पर भी उस पत्थर की चोट लग चुकी थी, इसलिए अनिका को अब वहाँ पर बेहोशी से महसूस होने लग जाती है। अब अनिका वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वह किसी अंधेरी खाई में गिरती जा रही है जिसे रोशनी का कोई भी नामो निशान नहीं है। अनिका वहाँ पर किसी को तलाशने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ नज़र नहीं आता। अनिका वहाँ पर खुद को बचाने की कितनी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर ये सब हरकतें सिर्फ अनिका के दिमाग को में चल रही थी। अनिका तो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। बेहोशी की हालत में ही वह अपने मन को टटोलने लग जाती है, अपनी आंखों को खोलने लग जाती है, कानों से आराम से सुनने लग जाती है। उसकी आंखों से पानी बहा जा रहा था जो कि लुढ़क कर उसके कानों से होते हुए जमीन पर गिर रहा था। उसे अब रोहित और अपने बच्चों के साथ साथ बिताए हुए हर पल बारी बारी से दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन हर बीच में हर सेकंड में मानो वह इन यादों और तस्वीरों को धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। अनिका जैसे ही अंधेरी खाई में गिरती जा रही थी, अनिका वहां पर अंधेरी खाई में गिर रही थी तो उसे महसूस होता है कि एक साइड से उसके तीनों बच्चे खड़े हैं तो दूसरी साइड से रोहित मारवा वह अनिका का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से अपना हाथ दिखा रहे हैं, लेकिन अनिका उनका हाथ पकड़ने की जितनी कोशिश कर रही है वह उतनी ही उनसे दूर होती जा रही है। अनिका के लिए ये काफ़ी मुश्किल भरा समय था, इसलिए अनिका चिल्लाती है और उधर से अनिका की गिरते हुए अपने तीनों बच्चों को रोहित के बारे में सोचने लग जाती है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाते। एक पल के लिए ऐसा आया जब वहां चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अनिका जैसे ही चीखना चाहती थी, उसकी आवाज़ मानो उसके अंधेरे कहीं खो गई थी। उसकी आवाज़ अब उस खाई के अंधेरी खाई से बाहर ही नहीं जा रही थी। अनिका की हिम्मत टूट चुकी थी, क्योंकि अब इस अंधेरी खाई में न जाने अनिका को अपने बच्चों की शक्लें दिखाई दे रही थी। अब अनिका सोच चुकी थी कि मेरा ये लास्ट टाइम है यहाँ पर, भला रोहित और मेरी माँ कैसे आज जाएंगे मुझे बचाने के लिए। यहाँ पर उसे रोहित की शक्ल दिखाई देती है, तभी मानो उसकी अंधेरी खाई में ही कहीं एक ऐसी रोशनी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ बुला रही है। उस रोशनी को पार खड़े तीन मुस्कुराते हुए चेहरे उसे दिखाई पड़ते हैं। अनिका एक पल के लिए हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिका को इतनी गहराई खाई में गिरने के बाद भी अंदाजा भी नहीं होता कि ये तीन चेहरे और इन्हीं चेहरों के बीच में एक हाथ निकल कर आता है और बाहर की तरफ अनिका की तरफ मानो मदद के लिए बढ़ता है। वह हाथ बढ़ता जा रहा था, अनिका के हाथों के पास आ जाता है, लेकिन अनिका हाथ करती है तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि रोहित मारवा का ही ना था। अनिका अब एक बार फिर से गहरी सांस लेती है और एक झट के साथ अब वह अनिका की तरफ आंखें खुल जाती हैं। अनिका को महसूस होता है कि अब अनिका महसूस करती है कि इसके दिमाग में सिर्फ इमेजिनेशन चल रही थी, क्योंकि अब अनिका बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अब उस हाथ की वजह से अनिका एकदम से अपने हाथ में आते ही अनिका की अपनी आधी खुली आंखों से देखती है तो उसके सामने वही हाथ उसकी मदद के लिए खड़ा था जो अभी उस खाई के बाहर था, अंदर था। तभी वह उस हाथ को देखने की कोशिश करती जा रही थी। अनिका जो अभी दिमाग में चल रहा था उस गहरी खाई में डूबी हुई थी, वो सोच में रही थी, वहीं उसके साथ एक्चुअल में हो रहा था। अभी तक यहाँ पर रोहित भी पहुँच चुका था। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि रोहित मारवा का ही था। अनिका यहाँ पर रोहित मारवा को देखकर एकदम से अनिका के मन में बहुत शांति हो जाती है। हालांकि यहाँ पर अनिका के सिर पर कुछ ज़्यादा चोट लग जाती है, इसलिए अब वह अपनी खुशी के ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पा रही थी। अब वह वैसे ही उस सुरंग के मुंह से पत्थर गिरने की आवाज से अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद जो हो चुका था। ये स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम मयूर और उसके साथी उन लोगों ने जैसे सुरंग का दरवाजा को पूरी तरह से ब्लॉक होने का रोक रखा था, लेकिन पत्थर का वजन इतना भारी था कि अब उनसे संभाला पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। तभी रोहित काफ़ी देर से ने एक हाथ से मदद कर रहा था, क्योंकि जब उन्होंने वो दरवाज़ा खोला था अपने हाथों से तो रोहित वहाँ पर आ गया था। वो सीधा सुरंग की तरफ ही कूद पड़ा था और अनिका को बचाने के लिए। काफ़ी देर से वो लोग बाहर की तरफ उस दरवाजे को पकड़े हुए थे, तो तभी अनिका को रोहित उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अनिका को यहाँ पर होश ही नहीं आ रहा था। अनिका अब यहाँ निकलने पर पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसके अंदर इतनी
इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अब वह अपने ही आप से फाइट करती जा रही थी। एक तो उसकी बॉडी जहर काफ़ी फैल चुका था, दूसरा उसके सिर अनिका की तरफ अपना हाथ करके उसकी तरफ उसके बालों को पीछे की तरफ करता है तो वह खून देखकर काफ़ी घबरा जाता है। और अनिका की ऐसी मूर्छित अवस्था को देखकर अब रोहित और भी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। रोहित को एक पल के लिए लगता है जैसे उसने अनिका को खो दिया है, लेकिन जब उसने अनिका के शरीर में हल्की सी हलचल महसूस की, अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अनिका को वहाँ से निकालने के लिए वह ना जाने कितनी प्रयास कर रहा था। अनिका बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, ऊपर से पत्थर पड़े हुए थे तो इसलिए उसको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल भरा था। अब रोहित वहाँ पर जो चीज़ चोपर से रोकी या फिर बैठ कर आया था वो उसे थोड़ा सा दिमाग लगाता है, उसके सारे जितने भी सेंसर से उन सभी को ऑन कर देता है। उस डिपार्टमेंट की टीम को वहाँ पर मयूर गुलेरिया और सभी को उस पत्थर को जो कि अभी तक रोके रखे थे उन सभी को कुछ भेजता है और सभी के पास आवाज़ आ जाती है कि कुछ ऐसी चीज़ें भेजो जिससे कि वो पकड़ कर ऊपर आया जा सके। अब वे एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं क्योंकि सभी उस पत्थर को पकड़े हुए थे, तो ऐसे में वो रस्सी का इस्तेमाल और रस्सी कहाँ से लेकर आए ये सोच रहे थे, रस्सी का इंतजाम कैसे करें। उसी रस्सी को उस पत्थर से बांध कर अब वे वहाँ पर चॉपर को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो चॉपर थोड़ा सा हिलता तब ही पत्थर भी थोड़ा सा खिसकना स्टार्ट हो जाता, जिसे अब सभी के मन में खौफ जागता है और सभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। शायद अब अनिका को यहाँ से निकालना जा सकता है। अब यहाँ पर सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि उस पत्थर को हटाकर जल्द से जल्द अनिका को बचाने में रोहित की हेल्प कर सके। अनिका वहाँ पत्थर कसकर पकड़ लिया था। जब सब ने देखा कि अनिका भी अब खतरे से बाहर है या बाहर आने की कोशिश करी जा रही है, हालांकि उसके शरीर में मूवमेंट बिल्कुल भी थोड़ी सी भी नहीं थी, लेकिन जितना भी उसके अंदर हिम्मत बची हुई थी अनिका भी अपना भरपूर प्रयास किया जा रहा था। वह बार बार निकलने की जैसे ही वह पत्थर थोड़ा सा सरकते हुए तभी वह इतनी मोटी रस्सी से पत्थर को बांधकर उसे चौपर से खींचा जाता। वह एकदम से टूटी चुकी थी, इसलिए वह उसकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन अभी चौपर से उस पत्थर को खिसकाने के बाद अनिका के मन और दिमाग में एक बात आती है, लेकिन अब पत्थर भी वापस पीछे की तरफ सरकाता जा रहा था क्योंकि वह पत्थर वहाँ पर एक ढलान का था। अब जैसे ही उन पत्थरों ने उस पत्थर को वापस अपने ही जगह पर ले आते हैं तो उनके चेहरे पर एकदम से उदासी आ जाती है, लेकिन वह पत्थर जितना खिसका जाता लेकिन हल्का सा छूटने के बाद वापस वहीं पर आ जाता है। ऐसे में रोहित ने एकदम से अपनी पूरी टीम को यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम और मयूर की टीम उन सभी को एकदम से इशारा किया। सब एक साथ 1 2 3 करते हैं और तभी उसको पत्थर को आगे की तरफ खिसकाएंगे। हम अनिका को निकालने की कामयाब हो जाएंगे। रोहित ने कहे अनुसार सब डिपार्टमेंट के सारे लोग मयूर और मयूर की पूरी टीम रोहित की टीम एकदम से रोहित के 1 2 3 बोलने से उस पत्थर को एकदम से जोर से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि वह पत्थर थोड़ा सा हिलता और उस दौरान यहाँ पर रोहित और अनिका के हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ दम से बाहर खींच लेता। अब अनिका यहाँ पर उस सुरंग के बाहर आ चुकी थी। तभी एक साथ चैन की सांस सभी के अंदर आ जाती है। सभी उस रस्सी को छोड़ देते हैं। तभी उन सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बड़ा सा पत्थर अब फिसल गया था और वहाँ पर अनिका के वहाँ पर निकलने और जहाँ से वो निकल कर आए थे कुछ सेकंड के अंदर ही वहाँ पर जाकर गिर गया था। वो समझ चुके थे कि पूरी की पूरी सुरंग तहस नहस हो चुकी थी, उसका मुंह भी बंद हो चुका था। अब अनिका को वहाँ से निकाल पाना नामुमकिन हो जाता अगर ऐसा कुछ होता तो, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अनिका को बाहर निकाल दिया जाता है। अब वह सुरंग फिर से बंद हो चुकी थी। अनिका और सुरंग से बाहर आई हुए देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि अनिका मुस्कान पूरी तरह से उनके चेहरे पर फैल जाती तभी उन्हें देखा कि अनिका के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऊपर से उसकी बॉडी में भी काफी जो उसका कलर है वो भी चेंज होता जा रहा है। ये बड़ी चोट इतनी गहरी हो चुकी थी जिसके बहुत खून बह चुका था। इस खून को रोक पाना भी नामुमकिन लग रहा था। अब रोहित अनिका को अपनी गोद में उठाकर रोहित ने देखा कि अनिका यहाँ पर चलने में असमर्थ है, तो अपनी गोद में अपने शरीर की पूरी ताकत से अनिका को जल्दी से उठा लेता है
क्योंकि अनिका भले ही इतनी ताकतवर थी लेकिन उसकी बॉडी और उसका वेट काफ़ी हल्का फुल्का था। अब हलचल मचनी स्टार्ट हो जाती है। वह निर्जीव प्राणी की तरह पड़ी हुई थी। अनिका ने एक बार फिर से अपनी हल्की सी आंखें खोल कर देखा तो उसके सामने रोहित का चेहरा था। अनिका पूरी तरह से मूर्छित हो चुकी थी। अब अनिका के ऐसे बेहोश होने पल से ही रोहित घबरा जाता है। रोहित के दिमाग में न जाने क्या क्या चलने स्टार्ट हो जाते हैं। रोहित यहाँ पर सोचता है कि अनिका ने उसे हमेशा ही ऐसे मिशन पर छोड़ कर आई है, लेकिन हमेशा ही रोहित ने उसका साथ दिया है। अभी यहाँ पर रोहित पाता है कि किन किन ख्यालों में वो गिर चुका है। अनिका को बेहोश होते देखकर रोहित इतना घबरा गया था कि अब उसे सोचने और समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। वह बस बार बार अनिका उठाने की कोशिश करने लग जाता है। रोहित बार बार अनिका के चेहरे को अपने हाथों से छोटे थपथपाता है। उसके फेस पर पानी की बूंदें गिरता है। उसे ये हक करता है, अनिका उठो उठो उठो। तुम अनिका, तुम ऐसे नहीं लेट सकती। तुम मेरी अनिका हो, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अनिका, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अनिका उठो, तुम उठ सकती हो। यहाँ पर अनिका पूरी तरह से मूर्छित हो चुकी थी। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ऐसे में अनिका को कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन मानो जैसे अनिका ने तो जान ही नहीं हो। तभी रोहित इतना विलाप कर रहा था। बाद में अनिका के शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं होनी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल उसकी बॉडी एक लाश के समान हो जाती है। अनिका बेजान सी हो चुकी थी। रोहित की बाहों में ही पकड़े हुए था। अनिका की तरफ ऐसी हालत देखकर रोहित को बिना पता चले ही रोहित की आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि रोहित को तो इसके बारे में अंदाजा ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों ने रोहित की आंखों में ये आंसू देख लिए थे और उसका अनिका के लिए ये प्यार। वैसे अनिका की ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल ठहर जाए, लेकिन ये तो रोहित था जो उसे दिल जान से प्यार करता था। ऐसा ही कुछ हाल मयूर का भी था। मयूर भी अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर लगातार उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। सभी लोग बस ये समझने की कोशिश करते जा रहे थे कि आखिर अब करें तो क्या करें। वे अब क्या करेंगे। वे आसपास सिर्फ चारों तरफ जंगल और समुंदर के अलावा कुछ भी नहीं था। अनिका को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना था और काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि अनिका के शरीर के अंदर इतना जहर फैल चुका था। ऊपर से उसके खून भी कितना सारा लॉस हो चुका था। जल्द से जल्द डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ समुंदर ही समुंदर थे। कोई डॉक्टर तो था ही नहीं। अगर अनिका को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ी सी भी देर होती है तो शायद अनिका को बचाना मुश्किल हो जाता है। अनिका की ऐसी हालत देखकर रोहित पूरी तरह से अपने होश खो बैठता है। रोहित को यहाँ पर कोई भी सूझबूझ समझ ही नहीं आती। अब उसके दिमाग में तो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। अब यहाँ पर अनिका का शरीर बेजान हो चुका था। उसके साथ ही रोहित भी देखकर ऐसा लग रहा था कि रोहित के भी शरीर बिल्कुल बेजान होता जा रहा था। भले ही उसने अनिका को उठाया हुआ था, लेकिन वह सुन पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों तो खुली थी, लेकिन वह अपनी आंखों से देख नहीं रहा था और नहीं वह अपने दिमाग से कुछ सोच पा रहा था। उसका शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका था, जैसे कि अनिका का। बस अनिका को अपनी बाहों में उठाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यह हाल देखकर अब कहीं ना कहीं भूमिका भी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाती है। भूमिका भी बड़ी ही हिम्मत करके अपने भाई को दिलासा देती है कि भाई से कुछ नहीं होगा, आप जानते हो ना। उसके कंधे को थपथपाने लग जाती है। रोहित, संभाल लो अपने आप को, तभी तो अनिका को हम सेव कर पाएंगे। भूमिका ने जब रोहित के कंधे पर हाथ रखा तो रोहित एकदम से अपनी आप को वापिस अपने ख्यालों से बाहर लेकर आता है। रोहित तो एकदम से उसमें आ जाता है। अब रोहित देखता है कि उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और बहते जा रहे हैं। अब रोहित यहाँ पर खुद को कमजोर क्यों महसूस कर रहा था, क्योंकि आखिर वह भी तो एक इंसान है। भले ही वह दूसरों के सामने में बिजनेसमैन टाइकून हो, लेकिन फैमिली तो उसकी भी है, परिवार तो उसका भी है। लेकिन वह भी इस टाइम काफ़ी हालात के चलते काफ़ी मजबूर हो गया था, काफ़ी इमोशनल हो गया था। अब हिम्मत उसकी भी जवाब दे चुकी थी। भूमिका कहती है, रोहित, अनिका को कुछ ही नहीं होगा, अपनी पूरी जान लगा देंगे हम अनिका को बचाने के लिए। भूमि की ये बातें सुनकर रोहित मन ही मन तसल्ली होती है। वह अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। तभी रोहित के कानों में कुछ ब्लूटूथ के जरिए कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा की आवाज़ थी। स्वाति मल्होत्रा ने रोहित से कहा था कि खुद को संभालो और अनिका को हेलीकॉप्टर तक लेके जाओ। जल्द से उसे हेलीकॉप्टर में बैठाओ और किसी को अपने साथ मत लेना और जल्दी से जल्दी तुम यहाँ पर पहुँचो। जल्दी से स्वाति मल्होत्रा ने उसे
मैसेज के जरिए अपना जो एड्रेस था वो सेंड कर दिया था। हेलीकॉप्टर रोहित को ही दिया गया था जिसे वो उड़ाकर यहाँ तक पहुँचा था। स्वाति एक साथ अनिका को ढूंढने आने वाली ही थी, लेकिन वह रास्ते में जो उतर गई थी। रोहित चिराग के साथ यहाँ पर आ गया था। हेलीकॉप्टर में स्वाति मल्होत्रा ने अपने किले से कंट्रोल कर लिया था, जिसके चारों तरफ लगे कैमरों से स्वाति मल्होत्रा सब कुछ आसानी से देख पा रही थी और नजर कर पा रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। वह इमोशनल में बहन नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले भी वह ये गलती कर चुकी थी। उसे अपनी बेटी को ठीक करना था। एक पल की खबर हो चुकी थी यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हालांकि स्वाति मल्होत्रा यहाँ बहुत ही दूर थी, लेकिन ये देखकर स्वाति की आंखों में भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ठीक हुआ कि मैं अपनी बेटी के पास नहीं गई, नहीं तो इन सभी को राज का पता लग जाता। शायद मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाती, क्योंकि मानो या ना मानो, भले ही स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में क्या चलता है कितनी वह ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट के नज़रिए से वही गुनहगार है। उसने लाखों बच्चों की जान ली है। उस पर केस भी चले हुए थे काफ़ी साल पहले से, जब से वो वहाँ से गायब हुई थी। अब स्वाति मल्होत्रा रोहित को कहती है, वह खुद को संभाल कर। मानो जैसे ही रोहित के कानों में ये बातें पड़ी तो रोहित को काफ़ी तसल्ली हुई है। वह आवाज़ सुनते ही वह स्वाति मल्होत्रा की तरफ उसका इशारा हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि स्वाति मल्होत्रा आसपास ही है। शायद हॉस्पिटल भी जाने की उसे ज़रूरत नहीं है, वह अपनी बेटी को ठीक कर देगी। अब स्वाति मल्होत्रा एक भगवान के समान रोहित के सामने उभर कर आई थी। जैसे ही स्वाति ने देखा कि रोहित अनिका को हेलीकॉप्टर में बैठा चुका था, एक बार फिर से स्वाति मल्होत्रा हेलीकॉप्टर को उड़ाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका कंट्रोल तो पूरा का पूरा स्वाति मल्होत्रा के हाथों में ही था। यहाँ पर रोहित मारवा के साथ मयूर गुलेरिया भी आया हुआ था, लेकिन चिराग मेहता भी हॉस्पिटल में फ़ोन करके पहले से ही सारे इंतजाम करवा देना चाहता था, ताकि अनिका को वहाँ तक पहुँचने में किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी ना हो, अनिका के इलाज में किसी तरह का कोई भी अड़चन ना हो। रोहित यहाँ पर अपना होश संभालता है। वह अनिका को बार बार उठाने की कोशिश करता है। यहाँ पर स्वाति एक मल्होत्रा हेलीकॉप्टर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाने की पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर वह हॉस्पिटल में अभी वो डॉक्टर राजलक्ष्मी के वार्ड से बाहर नहीं आई थी। दूसरी तरफ जिसके कारण करण गुलेरिया और सभी गुलेरिया परिवार के फैमिली मेंबर्स काफ़ी घबराए हुए थे। तभी राजलक्ष्मी के वार्ड से दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पर राजलक्ष्मी का वार्ड का दरवाज़ा खुलते ही सभी के चेहरे पर बहुत बड़ी चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी करण गुलेरिया डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर, ठीक सब ठीक है ना, राजलक्ष्मी ठीक है ना, उनके बच्चे ठीक है ना या नहीं। तभी डॉक्टर की आराम से चुप होती है और फिर चौकन्ना नज़रों से सभी को देखती है और सभी को इकट्ठा करती है। फिर कहती है, आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि हम राजलक्ष्मी को बचा पाए हैं, लेकिन साथ में उसके बच्चों को भी बचा पाए हैं। बधाई हो आप सभी को। डॉक्टर की ऐसी सस्पेंस भरी बातें सुनकर सभी पहले तो शॉक हो जाते हैं, उसके बाद सभी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी करण गुलेरिया डॉक्टर के पास आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर कहते हैं, क्या मुझे पोती हुई है। अब डॉक्टर कहती है कि हाँ, आप दादा लड़की के भी और लड़के भी, यानी कि आपको पोता और पोती दोनों चीज़ें हुई हैं। ये बात सुनकर आप सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन ये मुस्कान कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। तब तक वे करण गुलेरिया फिर से डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर राजलक्ष्मी मेरी बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं। डॉक्टर एक पल के लिए तो रुक जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर यहाँ पर कुछ सोचने लग जाते हैं। अब डॉक्टर को ऐसा चुप होते हुए देखकर आप सभी के चेहरे पर बहुत सारी एक क्वेश्चन उनके सामने आ जाते हैं। अब वहाँ पर सबके चेहरे चिंता से घिर जाते हैं। एक पल में राजलक्ष्मी का नाम आते ही, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि हम बचा पाए हैं, लेकिन दूसरे ही पर डॉक्टर अपनी बात से कैसे बदल सकता है। और ऐसे में सभी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतामयी हो जाते हैं। सबके चेहरे जो कि अभी तक खुशी के साथ झूम रहे थे, तभी डॉक्टर कुछ पल के लिए रुकते फिर कहती है, अभी वो बेस है, उन्हें कुछ टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, अब खतरे से बाहर है। ये बात सुनकर मानो जैसे उनकी चिंता और खुशी में बदल चुकी थी। डॉक्टर ने 2 बार उन्हें सस्पेंस देकर ये बात जो कही थी, ऐसे में भला ऐसी बातें सुनकर काफ़ी शौक थे, लेकिन आकाश को काफ़ी खुश हो जाता है। तभी श्रेया आकाश को कहती है, आकाश से जाओ मिठाई लाओ। और क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास दोहरा खुशी आई है। एक तो हमारे बच्चे का अभी भी नामकरण नहीं हुआ था, और इधर दूसरा मयूर को भी तो 2 बच्चे हो चुके हैं, तो इनका नामकरण साथ में ही करते हैं। राजलक्ष्मी भी ठीक हो जाएंगी, इसलिए पूरी अस्पताल में मिठाई बंटवाओ। यहाँ पर राजलक्ष्मी की बातें मानकर आकाश हाँ में हिला देता है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर जाते पार्किंग एरिया में ही अपनी गाड़ी के पास आ जाता है। तभी वहाँ पर एक के बाद एक 3-4 गाड़ियाँ आकर रुक जाती हैं। ये गाड़ियाँ इतनी स्पीड में आई थी कि अगर कोई भी सामने वाला देखे तो वह काफ़ी हैरान हो जाए या फिर शोक में चला जाए। आकाश एकदम से इतनी सारी गाड़ियों को इतनी स्पीड से आते देखकर हैरान हो जाता है। आकाश को ये हैरानी काफ़ी सही भी थी। वह सोचने समझने लग जाता है कि आखिर इतनी सारी गाड़ियाँ आई तो आई क्यों, क्योंकि मारवा और गुलेरिया परिवार के अलावा इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ तो यहाँ पर आगे कभी नहीं रुकी। एक पल के लिए आकाश सोच
सोचने लग जाता है। तभी VIP ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ कोई व्यक्ति, इसलिए शायद इतनी गाड़ियाँ लेकर आया होगा, आकाश का सोच रहा था। तो ऐसे में कौन गाड़ी चला सकता है, वह इतनी ब्रेकफुल गाड़ी, इतनी पावरफुल स्पीड से गाड़ी का दरवाजा झट से खुलता है और उसमें से मयूर गुलेरिया बाहर निकलता है। मयूर गुलेरिया को यहाँ पर ऐसे देखकर और घबराया हुआ देखकर आकाश खुद ही भूल जाता है कि वो यहाँ पर आया क्यों था। वह भागकर मयूर गुलेरिया के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था, अनिका कैसी है और तुम अनिका के पास गए या नहीं गए। ये सारी बातें आकाश के मन में चल रही थी। उन्हें सारी एक साथ ही हड़बड़ी में सारी की सारी पूछ डाली। आकाश की नज़रें मयूर के पीछे नज़रों का पीछा कर रही थी। तभी ये गाड़ी आकर रुकती है। आकाश सिर्फ बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन भरी नज़रों से उस तरफ देखने लग जाता है, लेकिन मयूर अपनी इतनी स्पीड में था कि आकाश की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। तब मयूर आगे के लिए निकल जाता है और फिर आकाश को भी बात करने के लिए मयूर गुलेरिया के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, लेकिन अभी तक आकाश की नज़रें पीछे वाली गाड़ी पर ही पड़ी। आकाश ने उस पीछे वाली गाड़ी की तरफ देखा तो उसमें से रोहित अनिका अपनी गोद में उठाकर लेकर आया। अनिका की ऐसी हालत देखकर अब रोहित और आकाश का तो मानो काफ़ी थम से रह गया। वह शांत हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वह एकदम से आकाश को हिलाता है मयूर गुलेरिया पीछे से, जैसे कि कांटों में खून नहीं और मारो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो चुकी थी। उधर अनिका के सिर पर खून बहता जा रहा था। नीचे की तरफ बार बार खून की बूंदें नीचे की तरफ जमीन पर पड़ रही थी, क्योंकि रोहित ने भले ही अपनी शर्ट को फाड़ कर उसके माथे पर बांध दिया था, लेकिन खून का बहाव इतना ज़्यादा था और चोट इतनी गहरी थी कि वह शर्ट यानी कि वह कपड़ा भी उसे रोक नहीं पा रहा था। आकाश ने जब अनिका की इस तरह की हालत देखी तो आकाश अपनी जगह से फिर जम गया था। उसे उसकी तरफ पूरी सुध बुध होकर उस तरफ ही देखने लग गया था। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या कुछ हो रहा है। कुछ नर्स एकदम से स्ट्रेचर लेकर आती हैं और चिराग मेहता ने यहाँ पर पहले से ही सारी डॉक्टरों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और सारे के सारे डॉक्टर इसी काम में लगे हुए थे। टीम को ऑपरेशन शिफ्ट तैयार करने के लिए बोल दिया था। बोल करने के बाद अब पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिर्फ बाहर की तरफ ही था, क्योंकि एक तो मिस्टर मारवा की वाइफ थी, ऊपर से डॉक्टर अमृता की ऐसी हालत थी। ऐसे में तो सभी काफ़ी हैरान भी थे और सभी के सभी डॉक्टर अपना काम छोड़कर अनिका के काम में लग चुके थे, क्योंकि जैसे यहाँ पर पेशेंट आएंगे तो वह अपनी पूरी स्पीड के साथ उसे ट्रीटमेंट के लिए लग जाएंगे, क्योंकि ये सब पहले से ही चिराग मेहता ने अरेंज कर लिया था। इसलिए यहाँ पर अनिका के जाने से पहले ही सभी नर्स वहाँ पर स्ट्रेचर के साथ आ जाती है और पहले से ही मौजूद भी थी और सभी चीज़ें लेकर। हालांकि जब तक वो रूम में गई तब तक अनिका की बॉडी में सब चीज़ों का इंतजाम कर लिया गया था। अब बड़ी ही हिम्मत करके अब रोहित और अनिका की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। जब वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि रोहित के सिर से तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, क्योंकि वहाँ पर आकाश गुलेरिया रोहित से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रोहित भी काफ़ी जख्मी है। रोहित की आंखों से भी पानी गिर रहा है। हालांकि यहाँ पर रोहित कुछ नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ है या उसे चोट लगी है या नहीं लगी, इसलिए यहाँ पर आकाश गुलेरिया ने चुप रहना ही बेटर समझा। वह सोचकर तभी वह चिराग की तरफ कुछ इशारा करते हैं। चिराग मेहता भी समझ जाते हैं कि आखिर आकाश क्या कहना चाहता है। सभी अनिका के लिए दुआ करने लग जाते हैं। तभी चिराग रोहित के पास आता है और कहता है कि सर, अनिका मैम को होश आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका मैम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इसलिए आप मेरे साथ एक बार क्या चल सकते हैं। रोहित मारवा जो कि अभी सुन ही था, तभी आकाश गुलेरिया और चिराग मेहता उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।